अगले दिन सुबह गोपाल बाबू, चंपक और भानु श्यामगढ़ गांव की ओर चल पड़े। मैं भी तो वही सोच रहा हूं, इतने बारिश में जाएंगे कैसे? वहां एक नदी भी तो पार करनी होगी, और वो रास्ता रात के हिसाब से बहुत अजीब है, कोई अनहोनी ना हो जाए। वो कुछ नहीं गोपाल बाबू, तुम तो बहुत दिनों बाद श्यामगढ़ गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम, है ना बाबू? जब तीनों ने नदी की ओर देखा तब नदी में टूटी फूटी नाव और किनारे कुछ नाव बंदी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा शंभू घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे हैं। यह देखकर गोपाल बुरी तरह से घबरा गया। बरसात की एक शाम रामगढ़ गांव के दो लोग रमेश की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वो लोग काफी उदास हैं। जहां ये सभी लोग मिलके रमेश की चाय के 2-3 कप पी जाते हैं, वहां कोई आज एक कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्याओं को लेकर बहुत विचलित है, और तेज बारिश के बीच हल्की गुमनामी सी मौजूद थी। इसी बीच गांव के वर्तमान हेडमास्टर गोपाल बाबू रमेश की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे चंपक, भानु, तुम लोग यहाँ इतना उदास होके क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है मास्टर जी। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हो। हाँ हाँ रमेश, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे, ठीक है? बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोगों ने बताया नहीं कि हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का मन बहुत विचलित और परेशान है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांवों के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आज मुझे इस गांव में कुछ रूहानी ताकत महसूस हो रही है। आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 मील दूर ले जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसलिए हम सभी ने मिलकर अपने पैसों को बचाकर गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी रह गए। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे। बस यही सोच सोच कर हमारी जान निकल रही है। पता नहीं क्या होगा अब। तो ऐसी बात है, मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, श्यामगढ़ गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है एक, अगर उसे बेच दिया तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड का काम हो जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कहें मास्टर जी, आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? नहीं मास्टर जी, हम ये पैसा नहीं ले सकते। आपके पहले ही बहुत एहसान है हम पे। रमेश, चंपक और भानु की आंखों में जैसे आंसू ही आ गए हों। मेरी तो बस ये 1 साल की नौकरी ही बची है। मैंने तो मन बना लिया, जो प्यार यहाँ मिल रहा है, मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्यों नहीं रखोगे क्या? वैसे भी ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार थोड़े ही नहीं देते। अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात हुई तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह गोपाल बाबू, चंपक और भानु श्यामगढ़ गांव की ओर चल पड़े। जब वे ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी।
ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से हुई जा रही है, पता नहीं क्या होगा अब। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, इतने बारिश में जाएंगे कैसे? वहाँ एक नदी भी तो पार करनी होगी, और वो रास्ता रात के हिसाब से बहुत अजीब है, कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे मास्टर जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला आज के जमाने में ये सब कहाँ होता है? ये किस्से तो बस हमारे बड़े हमें सुलाने के लिए कहते थे, ऐसा थोड़ी होता है। चुप करो चंपक, मास्टर जी को पुराना तजुर्बा है। तुम उनकी बात को भला मजाक में कैसे ले सकते हो? कोई नहीं भानु, चंपक अभी नादान है, उसे इन बातों की गहराई का पता नहीं है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अरे मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस उनके अलावा और कोई नहीं उतरा। कहते हैं रात के समय उस गांव में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। इस बात से वो तीनों अनजान थे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है, चलो देखते हैं घाट पर कोई नाव मिलेगी भी या नहीं। समय भी बहुत हो गया है, चलो जल्दी करो भानु। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों तरफ जैसे एक डरावना माहौल बना दिया था। वे स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आके रुके। यहीं पर रिक्शा मिलता था। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं कहां चले गए सब लोग। इतनी बारिश के मौसम में क्या ही मिलेगा? मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी कौन सोच सकता है कि इतनी रात में कोई आखिरी ट्रेन से इस भूतिया गांव में आया होगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? इतना भी डरावना नहीं है मेरा गांव, तुम खामखा बातें बना रहे हो। कुछ देर बाद वहां दूर से एक रिक्शा वैन की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही है। लगता है कोई वैन रिक्शा आ रहा है इधर ही। चलो, अच्छा हुआ भगवान ने हमारी सुन ली। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक वैन आती हुई दिखाई दी। देखने में वो काफी अमीर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों रात को ऐसे रिक्शा क्यों चला रहा था। गोपाल बाबू ने उस चालक को देखते ही पहचान गया। अरे शंभू भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए, और ये रिक्शा चलाने का शौक आज भी बना हुआ है क्या शंभू भैया? इतना पैसा होने के बाद भी आप ये सब? उस आदमी ने गोपाल को थोड़ी देर देखा और फिर कहने लगा, अरे कैसे हो गोपाल, काफी सालों बाद लौट के आए हो। तुम तो हम लोगों को भूल ही गए। किसी की खैर खबर लेना बिल्कुल छोड़ दिया। खैर छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? काफी अरसा बीत गया था तुम्हें देखे हुए। जी शंभू भैया, मैं ठीक हूँ, और ये दोनों हैं चंपक और भानु। मैं जिस गांव में अभी हेडमास्टर हूँ, ये दोनों उस गांव से ही हैं। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। शंभू भैया, आप हमें नदी के किनारे ले चलोगे क्या? क्या पता कोई नाव मिल जाए। इस बरसाती मौसम में नाव का मिलना बहुत ही मुश्किल है। चलो चलते हैं। क्या पता गोपाल बाबू, आपकी किस्मत आपका साथ दे और आपको कोई नाविक मिल जाए। चलो भानु चंपक, चलो भाई। अगर ये निकल गया तो सारी रात यूं ही बारिश में भीग कर निकालनी होगी। जल्दी करो। सभी लोग रिक्शा वैन पे जाके बैठ गए। अंधेरे में रिक्शा वैन आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ सुनसान गुमनामी का माहौल है। कुछ देर बाद गोपाल बाबू ने शंभू काका से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई शंभू भैया, आप आज भी रिक्शा क्यों चलाते हो? ये तो आपके आराम करने की उम्र है। अरे गोपाल बाबू, पहले तकलीफ होती थी, अब नहीं होती। अब सब हल्का हल्का लगता है। इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं गोपाल बाबू, तुम तो बहुत दिनों बाद श्यामगढ़ गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम, है ना बाबू? ऐसी बात नहीं है शंभू भैया,
दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहां रहता हूं वहां से आमतौर पर आना हो नहीं पाता है। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूं। गांव में मेरे बाप दादा की जो जमीन है ना, उससे ही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूं अभी, उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा तो दिए हैं, मगर अस्पताल में होने वाले जरूरी सामान, रख रखाव के लिए पड़ने वाली जरूरत को कैसे पूरा किया जाए? इसके लिए पैसे तो चाहिए, जो कि अस्पताल बनने में सारे खर्च हो गए। अब सोच रहा हूं कि जमीन बेचकर जो पैसा आएगा उसे अस्पताल खर्च में दे दूं। अरे वाह गोपाल बाबू, तुम श्यामगढ़ गांव का गर्व हो। ऐसे ही बातचीत करते करते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब तीनों ने नदी की ओर देखा, तब नदी में टूटी फूटी नाव और किनारे कुछ नाव बंदी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो सोचा था वही हुआ। एक भी मांझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है, और फिर ये बारिश। कोई क्यों ही रहेगा अभी इसी काली रात में। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। आज रात बारिश में भीग कर ही गुजारना पड़ेगा लगता है। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई। शंभू भी उन लोगों के साथ ही वहीं खड़ा था। जब वो तीनों बात कर रहे थे, तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो शंभू भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी, और अभी तो कोई मांझी भी नहीं है घाट पर जो नाव से आपको घर ले जा सकेगा। उसके बजाय एक काम करो, पास में ही मेरा घर है, सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। अरे शंभू भैया, आप नहीं जानते आपने ये क्या कह दिया। पहले भी कितनी बार आपने मेरी मदद की है, और फिर ये सब। अब क्या कहूं मैं? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे। क्यों भाई, लोगों से ही कहा ना मैंने। शंभू भैया, आज आपने कितना बड़ा उपकार किया है। हम पे आप नहीं जानते। सुबह से घूम घूम कर बहुत बुरा हाल था। क्या बताऊं आपको? हाँ, भानु ने सही कहा। हम शंभू भैया के घर पे ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और कल तक कुल्फी बन जाएगी। सभी लोग मिलके शंभू के घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू आने लगी अंदर से, मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोला हो। अरे शंभू भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों? और ये फर्श कैसा भीगा भीगा ऐसा लग रहा है, मानो साल भर से कोई आया गया नहीं है। असल में ये घर तो आधे समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी वैन रिक्शा लेकर बाहर ही रहता हूँ, और पानी शायद खिड़की से अंदर आया होगा। अरे शंभू भैया, जहां तक मुझे याद है आप तो बहुत बड़े जमींदार होया करते थे। फिर ये सब क्या है? और काकी कहाँ गई? अरे गोपाल बाबू, कब की बातें कर रहे हो? उन बातों को तो जमाना बीत गया। सब फसल बर्बाद हो गई, सब राख हो गया। और रही बात तुम्हारी काकी की, वो तो कब की चल बसी। खैर छोड़ो पुरानी बातें। घर में खाना तो कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता मत करो। इतनी खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है, अब आप लोग सो जाओ, काफी रात हो गई, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोल के शंभू बाहर चला गया और वो तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तभी गहरी रात में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। गोपाल शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी। जो आदमी उस काम को कर रहा था किसी की परवाह किए बेघर ही किया जा रहा था। अचानक गोपाल की नींद खुल गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? भला ऐसी काली रात में कौन खुदाई कर रहा है? ऐसा लग रहा है मानो साक्षात यमराज किसी की कब्र खोद रहा हो। गोपाल तेजी से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसने देखा शंभू घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे हैं। यह देखकर गोपाल बुरी तरह से घबरा गया। तभी गोपाल भाग कर गया। उसने भानु और चंपक को जगाया। फिर वह तीनों घर के पीछे बड़े बरगद के पेड़ के पास आ गए। अरे गोपाल चाचा, यहाँ तो कुछ नहीं है, आपने खामखा हमें डरा दिया। आप ही देख लो, कुछ नजर आ रहा है यहाँ। अरे कैसी बात कर रहे हो भानु, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ शंभू को गड्ढा खोदते हुए देखा। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा चलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ गड्ढा किसने किया? जब हम आए थे तब तो नहीं था यहाँ। ऐसे ही वो तीनों बात कर रहे थे कि तभी गोपाल को उस गड्ढे में कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। अरे वो क्या चमक रहा है उस गड्ढे में? भानु देखो तो जरा। जब तीनों ने पास जाकर देखा तो उन्हें सिक्कों से भरा कलश मिला, जिसे देखकर तीनों हैरान रह गए। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये है किसके? और शंभू भैया कहाँ चले गए? वो भी तो यहाँ नहीं है। अब क्या करें? ठीक है, कोई बात नहीं, वो दूसरों की पैसे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं। किसी दूसरे के पैसों पर कपटी लोग नजर रखते हैं, हम नहीं। एक काम करो भानु, जो जैसे था उसको वैसे ही रहने दो, और हम भी यहाँ से चलते हैं। मौसम साफ हो गया है और सुबह भी होने वाली है। और जैसे ही गोपाल बाबू ने ये बात कही, वैसे ही वहां पर शंभू का भूत प्रकट हो गया। शंभू का भूत देखकर भानु और चंपक दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये देखना चाहता था, क्या तुम भी बकियों की तरह लालची हो या नहीं। मुझे तुम्हारा तो पता था गोपाल, पर मैं बस तुम्हारे साथ आए इन गांव वालों की परीक्षा लेना चाहता था। मान गए गोपाल, मास्टर तुम श्यामगढ़ गांव का गौरव हो। वो सब तो ठीक है शंभूराम, पर आपके साथ ये सब कैसे हुआ? आपकी जान कैसे गई? कभी कभी हमारे अपने ही हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे सगे भाई ने मेरा खून करके मेरे ही घर में आग लगा दी और सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी भटकती आत्मा आज भी बदले की भावना में जल रही है। खैर, तुम ये मटका ले जाओ और अपने गांव का विकास करो। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा किसी अच्छे काम में लगे। गोपाल उस मटके को लेकर गांव में आ गया और उसने पूरे गांव का विकास किया। पर क्या हुआ था शंभू के साथ, जो उसके अपनों ने ही उसकी जान ले ली? जानने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। देर रात अजय जब सो रहा था तब खिड़की के पास कुछ आवाज सी होती है, मानो जैसे कोई खिड़की की तरफ से ऊपर आ रहा हो। थोड़ी ही देर बाद वो बंदर उसकी खिड़की के बाहर आ जाता है। वो अजय के पास आने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार उस बंदर के चेहरे पर एक अलग सी हंसी थी, मानो बरसों की तमन्ना आज पूरी हो गई हो। फिर वो बंदर अजय के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। वो बंदर अपना हाथ अजय के सिर पर रखता है और कुछ मंत्र जाप करता है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई।
सेठ ने उसे इस जुर्म की सजा के लिए पेड़ पर बांध दिया और चारों तरफ आग लगा दी। बंदर रोता बिलखता रहा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। देखते ही देखते बंदर की मौत हो गई। सेठ की मोहब्बत कब उस बंदर के लिए गुस्से में बदल गई, पता न चला। गर्मियों का समय था। रमेश का ट्रांसफर शहर से दूर एक छोटे से गांव मायापुर डराब में हुआ था। रमेश एक स्कूल टीचर थे। शहर में ऊंची शिक्षा लेने के कारण उन्हें गांव के स्कूल में आते ही नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही रमेश ने गांव से थोड़ा दूर एक घर खरीद लिया। वह घर काफी बड़ा था और चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। उस घर के बारे में लोगों की कई तरह की राय थी। कई लोग तो ऐसा भी कहते थे कि उस घर में रहस्यमयी काली शक्तियों का वास है। खैर, रमेश इन सब बातों को नहीं मानता था। उसने इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रमेश का एक 10 साल का बच्चा था। वो काफी नटखट और खुशनुमा बच्चा था। घर के पास ही एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर रक्षा धागा बांधा हुआ था। गांव वालों ने रमेश को चेतावनी दी थी कि रात में उस कुएं के पास मत जाना, लेकिन जब कारण पूछा गया तो सब चुप हो गए। एक दिन अजय घर के बाहर अपनी बोल से खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बोल उस कुएं के पास जा पहुंची। हे भगवान, ये क्या हो गया? बोल तो उस कुएं के पास चली गई। पिताजी ने तो मना किया है उस कुएं के पास जाने को। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वैसे यहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, जल्दी से जाकर बोल को ले आता हूँ, इससे पहले कि कोई आ जाए। अजय जैसे ही अपनी बोल उस कुएं के पास से ले जाने पहुंचा, तभी अचानक उसकी नजर झाड़ियों में छिपे एक बंदर पर पड़ी। वह बंदर थोड़ा अजीब सा था। थोड़ा ढीला ढाला शरीर, काला सा, पर उसकी आंखें एकदम लाल कोहिनूर जैसे चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कई वर्षों से वह बंदर बस उसी का इंतजार कर रहा हो। अजय घबराते हुए बोला, कौन हो तुम? तू यहाँ कहाँ से आया? मैंने तो तुझे कभी नहीं देखा। और ये तेरी लाल आंखें, मैंने तो आज तक ऐसा कोई बंदर नहीं देखा जिसकी लाल आंखें हों। बंदर ने अजय को कोई जवाब नहीं दिया। वो तो ऐसे ही बस अजय को देखता जा रहा था। फिर वह झाड़ियों से बाहर आया। तुम इस कुएं के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये कुआं कितना खतरनाक है? अब समझ आया। तुम शायद भूखे हो, तभी इतना कमजोर से मालूम पड़ते हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए घर से कुछ लेकर आता हूँ। अजय भागकर उस बंदर के लिए एक केला लेकर आ गया। उसने वह केला उस बंदर को दिया। उस पल भी न जाने क्यों वो बंदर बस अजय को घूरता ही जा रहा था, मानो अजय से उसका कोई पुराना नाता हो। अरे खाओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम भूखे हो, तभी कुछ हरकत नहीं कर पा रहे हो। चलो कोई नहीं, अगर तुम्हारा अभी मन नहीं है तुम बाद में खा लेना। मैं अभी चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रात बहुत हो चुकी है, माँ मुझे बहुत डांटेगी। मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा। फिर अजय अपने घर की तरफ चल देता है और वह बंदर बस वहीं खड़ा उसे एकटक जाता हुआ देख रहा था। फिर अजय अपने घर चला जाता है और वह बंदर उसे वहां खड़ा घूरता रहता है। फिर अजय अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और उस बंदर के बारे में सोचकर न जाने कब गहरी नींद में सो जाता है। देर रात अजय जब सो रहा था तब खिड़की के पास कुछ आवाज सी होती है, मानो जैसे कोई खिड़की की तरफ से ऊपर आ रहा हो। थोड़ी ही देर बाद वो बंदर उसकी खिड़की के बाहर आ जाता है। वो अजय के पास आने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार उस बंदर के चेहरे पर एक अलग सी हंसी थी, मानो बरसों की तमन्ना आज पूरी हो गई हो।
फिर वो बंदर अजय के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। वो बंदर अपना हाथ अजय के सिर पर रखता है और कुछ मंत्र जाप करता है। सुबह सुबह जब अजय उठता है तो उसे सर में कुछ दर्द महसूस होता है, मानो कोई बड़ा बर्तन उसके सर पर रख दिया हो। अरे ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब तो मैंने बाहर का खाना भी छोड़ दिया है। माँ को पता लगेगा तो वो मुझे मारेगी। इतने में उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है और उससे कहती है, क्यों रे अजय, सारा दिन खेल कूद उठ पटांग में लगा रहता है। सारा दिन मौज मस्ती और कुछ काम नहीं है। आने दे तेरे पापा को, उनसे कहकर तुझे डांट लगवाती हूँ। इन बाप बेटों ने जीना हराम कर रखा है। न खुद चैन से बैठते हैं, न मुझे ही बैठने देते हैं। अजय अपनी माँ की बात सुनना तो चाहता था, पर अजय के कान में बस वो मंत्र जाप ही चल रहा था जो रात उस बंदर ने उसके कान में कहा था। मेरी बात सुन भी रहा तू, या मैं पागल हूँ जो इतनी देर से बोल रही हूँ? ये आज कल के लड़के न सुनते हैं और ना ही माँ बाप को कुछ समझते हैं। अजय पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। वो पूरा दिन अपने कमरे में ही पड़ा रहता है। एक रात जब अजय अपने कमरे में सो रहा था, वो बंदर अजय के पास आता है और जैसे ही वो बंदर उसके सिर पर हाथ रखता है, अजय की नींद खुल जाती है। अरे तुम कहाँ चले गए थे दोस्त? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करता था। तुम्हें पता है माँ मुझे कितना डांटती है, पर मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। अब तुम आ गए हो, सब अच्छा लग रहा है। तुम एक अच्छे लड़के हो अजय। सब लोग तुमसे चिढ़ते हैं, इसलिए तुम्हें सब लोग डांटते हैं। तुम्हें उनकी कोई बात नहीं माननी चाहिए। मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बना दूंगा। अरे तुम तो बोल सकते हो, मुझे नहीं पता था कि बंदर बोल भी सकते हैं। मुझे पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। बहुत से राज ऐसे हैं जो तुमसे छिपाए गए हैं। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा। क्या तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा कोई भी दोस्त नहीं यहाँ जिसके साथ मैं खेल सकूं। माँ भी मुझे कहीं जाने नहीं देती। मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। मैं सब काम करूँगा तुम्हारा। उस बंदर की बातें अजय जैसे बच्चे की मासूम दिल में घर कर गई और कुछ दिन बाद अजय की माँ अजय के कमरे में आती है और उससे कहती है, क्यों रे अजय, सारा दिन खेल कूद उठ पटांग में लगा रहता है। सारा दिन मौज मस्ती और कुछ काम नहीं है। आने दे तेरे पापा को, उनसे कहकर तुझे डांट लगवाती हूँ। इन बाप बेटों ने जीना हराम कर रखा है। न खुद चैन से बैठते हैं, न मुझे ही बैठने देते हैं। चल अब जल्द से जल्द तैयार हो जा। आज मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। आज मैं तुझे मंदिर लेकर ही जाऊंगी। अजय अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो तो बेसुध की तरह बैठा रहता है, मानो कोई बात अजय के मन में घर कर गई हो, जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। सुमित्रा उसको जबरदस्ती मंदिर ले जाती है, न चाहते हुए भी। अजय को अपनी माँ के साथ जाना पड़ता है। नमस्ते पंडित जी, कैसे हो आप? क्या हुआ अजय बेटा, आज हमसे बात नहीं करोगे क्या? हुआ क्या है इसे? सुमित्रा, पहले तो ये बहुत शरारत करता था, अब इसे क्या हुआ? क्या हुआ अजय बेटा, आज हमसे बात नहीं करोगे क्या? हुआ क्या है इसे? सुमित्रा,
पहले तो ये बहुत शरारत करता था, अब इसे क्या हुआ? पता नहीं पंडित जी, पहले तो कभी अजय ऐसा नहीं था। हमेशा से हर चीज में अच्छा था, पर ना जाने कुछ दिन से बस अपने कमरे में चुपचाप पड़ा रहता है। कुछ कहते हैं तो उल्टा हम पर ही गुस्सा करता है। और आज कल बस पता नहीं किस दोस्त से बात करता रहता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मेरे दोस्त को कुछ मत बोलिए, वो बहुत अच्छा है, आपसे भी अच्छा। आप तो मुझे उस कुएं के पास भी नहीं जाने देती, पर मेरे दोस्त ने मुझे कभी नहीं रोका। वो मेरे साथ हमेशा खेलता है। मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप बहुत गंदी हो माँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर अजय दौड़ता हुआ घर चला जाता है। ये अजय को क्या हो गया? ये तो कभी इस तरह से बात नहीं करता था सुमित्रा बेटी। और ये किस दोस्त की बात कर रहा है? कौन है ये दोस्त? क्या वो उस कुएं के बंदर की बात कर रहा था? मैं कुछ समझ ही नहीं। आप किस बंदर की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई बंदर नहीं देखा। तुम्हें नहीं पता सुमित्रा बेटी, बरसों पहले यहाँ एक धनी सेठ रहा था। उस धनी सेठ के पास एक बंदर था। बंदर बहुत समझदार था। सेठ का सारा हिसाब किताब वह बंदर ही करता था। मालिक भी उस बंदर से बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा। पर वक्त के साथ सब बदल जाता है। धीरे धीरे वो बंदर अब बूढ़ा हो चला था। मालिक भी अब कम ही उस बंदर से बातें करता था। सेठ अपने हिसाब किताब के लिए शहर से एक अकाउंटेंट ले आया। जो बात बंदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने बदला लेने की ठान ली। एक रात जब सब सो रहे थे, बंदर ने अनाज वाले कमरे में आग लगा दी, जो कि उसके मुंशी ने देख ली। मुंशी ने जाकर वो बात सेठ को बता दी और सब उस बंदर को पागल समझने लगे। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई। सेठ ने उसे इस जुर्म की सजा के लिए पेड़ पर बांध दिया और चारों तरफ आग लगा दी। बंदर रोता बिलखता रहा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। देखते ही देखते बंदर की मौत हो गई। सेठ की मोहब्बत कब उस बंदर के लिए गुस्से में बदल गई, पता न चला। अरे सुमित्रा बेटी, तुम नहीं जानती कि अजय किस मुसीबत में है। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो काफी देर हो जाएगी। मुझे अब भी अपने बेटे को ढूंढना होगा। आखिर कहाँ गया होगा वो? पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर कहाँ गया होगा अजय? और वो बंदर, क्या अभी भी उस बंदर का साया अजय के साथ है? और उस बंदर का और कुएं का क्या रहस्य है? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हर गांव की कुछ अधूरी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसे रहस्य जो समय के साथ मिट नहीं पाते। चांदपुर गांव में एक ऐसा ही वीरान सर्कस था। अपने समय का वो एक शानदार सर्कस था। तरह तरह के खेल जादू दिखाते थे। कहते हैं उस सर्कस को देखने देश विदेश से लोग आया करते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा क्या हुआ कि सब उजाड़ हो गया। उसी गांव में एक जमींदार रहा करता था। कहते हैं उस सर्कस का गांव के जमींदार से गहरा पुराना नाता है। असल में वो सर्कस उन्हीं के बाप दादा का बनाया हुआ है। अरे ये सूरज गया कहाँ है रामू काका? पता नहीं कहाँ रहता है आजकल। ना तो हमारी सुनता और अब तो दिखता भी नहीं है। अरे मालिक, छोटे मालिक भला हमें कहाँ बताते हैं? हमने कितनी बार बाहर जाने को मना किया है, पर वे माने तो तब ना। तुम ठीक कहते हो। जब से सावित्री मरी है तब से सूरज ने हमारी तो सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है। थोड़ी बहुत तुम्हारी तो सुन लेता है। मालिक, सावित्री बेटी के जाने का तो हमें भी बहुत दुख है। जब वो थी तो कितना भरा फूला परिवार था। अरे आग लगे उस सर्कस को। ना मालकिन उधर जाती, ना वो सब होता। क्या करूं रामू, ये धन और समृद्धि भी उसी सर्कस ने दी है। मेरे पुरखों ने साफ तौर पर मुझे कहा था कि जब तक ये सर्कस यहां है तब तक ही सब कुछ है, नहीं तो सब सर्वनाश हो जाएगा। तू सड़क पर आ जाएगा। मुझे अपना कोई दुख नहीं,
दुख है तो सिर्फ एकलौते बेटे का। कुछ दूरी पर सूरज अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। ना जाने आज वे लोग कुछ उदास से मालूम पड़ रहे थे। क्या बात है सूरज, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। हमें नहीं बताओगे क्या? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। क्या बताऊं दोस्तों, पिताजी ने तो मेरा बुरा हाल कर रखा है। न कहीं जाने देते हैं, न खेलने देते हैं। पहले तो पिताजी ऐसे नहीं थे, मगर जब से माँ मरी है तब से पिताजी और ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। मेरा तो बाहर निकलना भी मना हो गया। ऊपर से रामू काका भी मुझ पर नजर रखते हैं। हाँ यार, जब से तेरे पिताजी गांव के सरपंच बने हैं तब से हमारा भी जीना हराम हो रखा है। चुप कर मोटू, जब भी बोलेगा उल्टा ही बोलेगा। दिख नहीं रहा सूरज पहले ही कितना परेशान है, तू और उसे तंग कर रहा है। अरे मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है चिके। देखो सूरज, हम तुम्हारे साथ हैं, तू चिंता बिल्कुल मत कर। अरे चिंता कैसे न करूं दोस्तों, मेरे पिताजी मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज रहे हैं। जो माँ के साथ हुआ वो मेरे साथ ना हो। जो सर्कस हमारे घर और गांव की शान होया करता था, आज वही सब लोगों की मौत का कारण बन रहा है। नहीं सूरज, हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। फिर तो एक ही रास्ता है दोस्तों। क्या रास्ता है? बोलो, जल्दी बोलो। हमें उस सर्कस में जाना होगा और पता लगाना होगा आखिर ऐसा क्या है उस सर्कस में जो कोई भी वहां गया वो लौट के नहीं आया। मैं जानता हूँ कुछ तो ऐसा है जो ये सब लोग हमसे छिपा रहे हैं। वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा। अरे ये सूरज कहाँ रह गया? लगता है वह सो गया होगा। एक काम करते हैं चिक्की, कल सुबह आते हैं। वैसे भी मुझे डर लग रहा है, रात भी कितनी काली हो रही है। चुप मोटू, हमेशा डरता रहता है। और वैसे भी अगर सूरज ने कहा है तो वो जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद सूरज भी वहां आ जाता है। अब बोल, क्या बोल रहा था सूरज के बारे में? फिर वह तीनों सर्कस की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ता कच्चा था, पेड़ों से ढंका हुआ, और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, अंधेरा और घिरने लगा। सर्कस वैसे तो बहुत दूर था, पर रास्ते में एक पुराना श्मशान घाट पड़ता था। वहां से सर्कस जाने में कम समय लगता था। फिर उन तीनों ने वही रास्ता चुना। अरे सूरज, वैसे ही हम सब डरे हुए हैं, ऊपर से तुमने ये रास्ता चुन लिया। लगता है आज तो तुम हमें मारकर ही छोड़ोगे। अरे घबराओ नहीं दोस्तों, ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होती। बड़े लोगों द्वारा हमें बस डराया जाता है ताकि हम कोई शरारत न करे। कुछ भी हो दोस्तों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू खामखा डर रहा है मोटू, इतना भी कुछ डरावना नहीं है। जब वो तीनों शमशान घाट से जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा पास ही में दो टूटी फूटी चिता अभी भी सुलग रही थी। पानी में डूबी नाव जिनका कोई मांझी नहीं था। ये सब देखकर गोलू बहुत घबरा गया। अरे सूरज, भागो यहाँ से, ये जगह मुझे बहुत डरावनी लग रही है, जल्दी करो। कुछ देर बाद वह तीनों सर्कस के पास पहुंच जाते हैं। जंगल के एक सुनसान कोने में पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है सर्कस, जहां कभी बच्चों की हंसी और तालियों की गूंज होती थी। अब वहां सिर्फ टूटी सीटें, जर्जर तंबू और जंग लगे झूले बचे हैं। चारों ओर सिर्फ जंगल है। अरे ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई दिन में ना आने की हिम्मत करे, और हम रात को आ गए। सूरज, थोड़ा शांत रहो गोलू, मुझे कुछ सोचने तो दो। पहले हम इसके अंदर जाते हैं,
फिर बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। फिर वह तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल काफी डरावना होता है। हवा में एक सड़ी हुई मिठाई और पुराने लकड़ी के धुएं की महक है। बीच में एक बड़ा गोल स्टेज है जहां एक वक्त पर जोकर और जादूगर करतब दिखाते थे, लेकिन अब स्टेज पर खून के धब्बे हैं और एक टूटी साइकिल पड़ी है जो अपने आप हिलती रहती है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा यार, चलो वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। हम कुछ मिनट देखते हैं बस, कुछ भी हुआ तो मैं हूं ना। तभी एक बड़ी बोल उस स्टेज पर आकर गिरती है। मेरे सर्कस में 3 मेहमान आए हैं, पर टिकट तो नहीं लिया। चलो कोई बात नहीं, आज का शो मैं तुम तीनों का ही आखिरी शो बना देता हूँ। मैंने कहा था ना, यहाँ कोई है। आज तो हम गए चिकी, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तू जो भी है, हमें डराने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ तू हमसे खेल रहा है ताकि हम डर जाएं और यहाँ से भाग जाएं। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई इंसान हूँ? ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे बच्चे। अभी तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। फिर वह अचानक कोई मंत्र पढ़ने लगता है। चारों ओर हंसी गूंजने लगती है। सर्कस की टूटी सीटें अपने आप हिलने लगती हैं। हवा में लाइट्स झपकने लगती हैं। माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। चिकी डर को दबाते हुए, गोलू भाग सूरज, जल्दी इस तरफ से। वो तीनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी अचानक वो जोकर एक कुर्सी उनके ऊपर फेंकता है। वो कुर्सी जाकर गोलू को लग जाती है और गोलू जमीन पर गिर जाता है। गोलू के सिर से खून निकलने लगता है। गोलू उठो ना जल्दी, ये तुम्हें क्या हुआ? उठो ना। अरे सूरज, ये तुम कहाँ ले आए? हमें क्या जरूरत थी तुम्हारे दादाजी को ये सर्कस बनाने की? जोकर अंधेरे से बाहर आता है। उसकी चाल टेढ़ी, गले से निकलती आवाज जैसे लोहे पर खरोंच। उसकी आंखों में नफरत जल रही है। सीधे सूरज को घूरता है। सालों बाद उस नाम को फिर से सुना है, सूरज। दादाजी का पोता आया है सर्कस देखने। आज सालों पुराना बदला लिया जाएगा। तू मुझे कैसे जानता है? मैं तो कभी यहाँ आया भी नहीं। क्योंकि तेरे दादाजी ने ही मेरी हंसी छीनी थी, मुझे मौत दी और इस सर्कस को नरक बना दिया। क्या जानना चाहता है सूरज? अपने परिवार का वो काला गहरा राज जिस कारण इस गांव को श्राप मिला। तो एक सवाल आपके लिए दोस्तों, क्या आपको हमारी कहानी अच्छी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना दोस्तों। धन्यवाद। उनकी शैतानी हंसी से मैं मानो पागल सा होने लग रहा था। फिर एकदम अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। वक्त के साथ साथ शिकंजा जकड़ता ही जा रहा था। सीतापुर गांव में इकलौते डॉक्टर साहब भजनलाल काफी समय से यहाँ रह रहे थे। वैसे तो भजनलाल बड़ा भला आदमी था, पर कभी कभी उसको भी गुस्सा आ जाता था। आखिर करे तो करे क्या, अपने परिवार से मिलो। दूर गांव में आकर बस जो गया था। एक दिन मरीज देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। ये लो, बाकी की दवाई टाइम से ले लेना, अभी खांसी में सुधार है। और हाँ, मदिरा पान कम कर दो, नहीं तो भगवान को जल्दी प्यारे हो जाओगे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी।
दिन के काम काज से थके हारे डॉक्टर भजनलाल ने थोड़ा बहुत खा पी कर बिस्तर पकड़ा ही था। तभी अचानक दरवाजे पर तेज ठक ठक की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजा तोड़ ढाकर अंदर ही न घुस जाए। इतनी रात को कौन हो सकता है? दिन भर मरीजों को देखने के बाद वैसे ही थक चुका हूँ, अब यह कौन आ गया? अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, सब्र करो थोड़ा। उधर दरवाजे की दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। भजनलाल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी पूरी तरह घबराया हुआ आ गेट पर खड़ा है। उसकी आंखों में तेज चमक के साथ डर दिखाई दे रहा था, मानो कई दिनों से वो जागा हुआ हो। अरे सुरेश, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने गौर से सुरेश को देखा। वह सच में डरा हुआ था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। पता नहीं कहां से आया था वो ऐसी काली बरसाती रात में। अरे बाहर खड़े खड़े क्यों भीग रहे हो? आओ अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। भजनलाल ने सुरेश को गर्मा गर्म चाय का गिलास देते हुए बोला। अब बताओ सुरेश, ऐसी क्या बात हो गई? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? डॉक्टर साहब, मैं पास के गांव में मजदूरी करता हूँ। गांव में रामू सेठ के घर काम पर गया था। आज सेठ के यहाँ काम करते करते काफी देर हो गई। सेठ काफी रहमदिल आदमी है। उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए ताकि बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। मैं जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। ज्यादा भीगने के कारण मैं कहीं छिपने की जगह देख ही रहा था कि गांव के आखिरी छोर पर वो पुराने जमींदार का घर नजर आया। डॉक्टर मदनलाल थोड़ा गंभीर और हैरान होकर बोले, वो काली पहाड़ी वाला घर, उस घर में तो कोई नहीं रहता। तुम्हारा वहम होगा सुरेश। मैंने उस घर के बाहर एक लालटेन लटकी देखी। लालटेन की हल्की सी चमक देखकर मैं उधर जा पहुंचा। मैंने सोचा, इतनी बारिश में यह कैसी रोशनी जाकर देखता हूं। क्या पता कोई भुला राहगीर अपना रास्ता भटक गया हो। बारिश से बचने के लिए मैं वहां चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने देखा एक 80-90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था। डॉक्टर साहब, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे यमराज साक्षात धरती पर आ गया हो। उसे देखकर मैं घबरा गया। मेरे हाथ पांव मानो सुन से पड़ गए हो। मुझे तो खड़े खड़े मौत ही आ रही थी। फिर क्या हुआ? बोलो, जल्दी बोलो। कि तभी अंदर से एक औरत निकली। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने कहा, इसे अंदर आने दो पिताजी, बेचारा बारिश में भीगकर कहीं मर ही न जाए। चलो आज यही सही। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो दबे पांव वहां से निकल ही रहा था कि तभी। अरे इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे आप? थोड़ी देर हमारे साथ भी रह लो, आपको खा थोड़ी जाएंगे। न चाहते हुए भी मैं न जाने क्यों उसकी तरफ खींचा चला गया। मानो कोई रूहानी ताकत मुझे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही हो। मैं अंदर बैठा ही था कि थकान के मारे मेरी आंख लग गई और मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। पर जब आंख खुली तो मैंने देखा पूरे घर में काला धुआं फैला हुआ है। पूरे घर में से मर रहे हुए जानवरों की बदबू आ रही थी। मैं पूरा घबराकर पानी पानी हो गया था। मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, मुझे खिड़की से अजीब मंत्र जाप की आवाजें मुझे बहरा कर रही थी। मैंने जैसे ही उस खिड़की में झांका, मैं देखकर हैरान हो गया। क्या देखा तुमने?
सुरेश बताओ, मुझे जल्दी बताओ। डॉक्टर साहब, मैंने देखा वो औरत और वो आदमी ने मेरे ही शरीर को हवा में उछाल रखा है और खून की हर एक बूंद मेरे शरीर से उस अग्नि में स्वाह हो रही है। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था यहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, वो कोई इंसान नहीं थे। उन्हें देखकर लग रहा था मानो वो किसी चीज की सिद्धि कर रहे हों। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आ जाओ सुरेश, देखो हमने तुम्हें परमात्मा से मिलवाने का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें इस संसार से मुक्ति देकर आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाएंगे। फिर वो दोनों हंसने लगे। उनकी शैतानी हंसी से मैं मानो पागल सा होने लग रहा था। फिर एकदम अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। वक्त के साथ साथ शिकंजा जकड़ता ही जा रहा था। और फिर क्या हुआ सुरेश? बोलो, जल्दी बोलो सुरेश, मेरे सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। इतना बोलकर सुरेश चुप हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सुनसान रात के 2:30 बज चुके थे। इतने में डॉक्टर साहब सुरेश से बोले, कहानी तो अच्छी है, तो फिर वहां से निकलकर तुम सीधे यहां आ गए। बोलो ना, तुम कैसे बच गए, बताओ मुझे सुरेश। कौन कहता है डॉक्टर साहब मैं बच निकला? मैंने तो शुरू से लेकर आखिरी तक ये कहा ही नहीं।